तो माइटोसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है वो तो हम लोगों ने देख लिया अभी. नाउ वी विल सी व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है, कल के लेक्चर में हो चुका है ये पार्ट. यस, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. क्यों होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली. ओके, मैंने कल बताया था तुम लोगों को, यूजुअली ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ये डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है. But there are certain exceptions like some lower plants and in some social insects haploid cells divide by mitosis. उनके जो haploid cells होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं. अभी यहाँ पे तुम्हारे सामने तीन अलग अलग एग्जांपल्स दिख रहे हैं इधर. वर्कर बी, क्वीन बी एंड ड्रोन बी. दीज आर हनी बीज. ओके, एपिस मैलिफेरा ये इसका साइंटिफिक नेम है. एपिस मैलिफेरा ये जो हनी बी है, और नॉट ओनली एपिस मैलिफेरा बट इन ऑल हनी बीज, जो क्वीन बी एंड वर्कर्स होते हैं ना, क्वीन बी एंड वर्कर्स हैव डिप्लॉयड सेल्स. ओके, बट ड्रोन का बॉडी जो है, ड्रोन इज मेड अप ऑफ हैप्लॉयड सेल. ये जो रिप्रोडक्शन होता है ना इनका बहुत इंटरेस्टिंग होता है. सो बिकॉज ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ड्रोन्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड. ओके, ड्रोन जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं. और ये ड्रोन्स का सिर्फ एक काम होता है, क्वीन बी को फर्टिलाइज करना. ड्रोन्स क्या करते हैं, क्वीन बी के अंदर स्पर्म सेल्स रिलीज कर देते हैं एंड देन दे डाई. बाकी कुछ नहीं करते ड्रोन्स, वो स्पर्म रिलीज करके फिर मर जाते हैं. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये ड्रोन बी हैप्लॉइड कैसे पैदा होता है. ओके, सो व्हेन स्पर्म्स एंटर इन फीमेल टाइप, आई मीन क्वीन बी के अंदर जब ये ड्रोन स्पर्म्स एंटर करते हैं, द क्वीन बी डिसाइड्स कि एग को फर्टिलाइज करना है या नहीं करना है. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है ये हनी बीज का. हनी बीज क्या करते हैं, क्वीन बी क्या करती है, कुछ जो एग्स होते हैं, कुछ एग्स को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके उनको ले करती है, और कुछ एग्स को एज इट इज ले करती है. ओके, एज वी नो एग सेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड स्पर्म सेल्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड. तो दोनों हैप्लॉइड जब कंबाइन हो गए तो डिप्लॉइड सेल बनेगा, बराबर है. सो एज अ रिजल्ट जो स्पर्म एंड एग के फ्यूजन से फॉर्म होता है वो बनता है वर्कर बी, और सिर्फ एग सेल से जो फॉर्म होता है वो बन जाता है ड्रोन बी. उसके बारे में डिटेल में जेनेटिक्स के चैप्टर में बताऊंगा मैं तुम लोगों को, बट अभी के लिए इतना समझ लो, इतना याद रखो कि कुछ सर फिर से बोल रहा ना. कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे ड्रोन, ड्रोन का जो फॉर्मेशन होता है, ड्रोन कंटेन्स ऑल हैप्लॉइड सेल्स. ओके, सो ड्रोन में सारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, वेरास वर्कर एंड क्वीन बी में सारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं. दैट इज द ओनली एक्सेप्शन टू द माइटोसिस. ओके, कुछ लोअर प्लांट्स भी होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. दीज आर द लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और लोअर कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स. तो इनमें से कुछ प्लांट्स में भी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है. ओके, कुछ प्लांट में हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस देखने को मिलेगा. सो इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हमें ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. ये देखो, ये प्लांट का एग्जाम्पल है. ये अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट इतना देख लो, यहाँ पे नीचे की तरफ तुम्हें दिख रहा होगा हैप्लॉइड. सो कुछ पार्ट होते हैं प्लांट के जो हैप्लॉइड होते हैं और वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं. बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होता है. ओके, यस, सो सिग्निफिकेंस देखते हैं अभी. माइटोसिस में क्या होता है, देखो, माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ जेनेटिक आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट. ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा है, बराबर है. माइटोसिस से जब दो सेल्स बनेंगे डिवाइड होके, उनका जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है यानी कि उनके अंदर का डीएनए, ओके, जीन्स एंड डीएनए, दोज विल बी आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं दोनों सेल में. द डीएनए विल बी आइडेंटिकल इन बोथ द डॉटर सेल एज वेल एज इट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. जो उनका पेरेंट सेल था उससे भी आइडेंटिकल रहने वाला है. द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू माइटोसिस. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है. बट देखो यहाँ पे अभी क्या होगा, सेल ग्रोथ जब होता है, इफ यू कैन रिकॉल, हम लोगों ने जो सेल साइकिल पढ़ा था G1S G2, बराबर है. G1S G2 ये तीनों इंटरफेज है. फिर माइटोसिस में सेल एंटर करता है एम फेज एंड सी फेज यानी कि साइटोकाइनेसिस में. साइटोकाइनेसिस के बाद डिवाइड होने के बाद जो दो सेल्स बनते हैं
वो जीवन फेज में एंटर करते हैं। इफ यू कैन रिकॉल, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि सेल साइकिल में अलग अलग जगह पे चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे रास्ते में चेक पोस्ट होता है पुलिस का, उसी तरह से सेल साइकिल में अलग अलग जगह पे चेक पॉइंट्स होते हैं। वहां पे चेक किया जाता है वेदर सेल इज रेडी टू प्रोसीड और नॉट। ओके, सो जीवन स्टेज में एक चेक पॉइंट होता है। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो सेल जीवन के चेक पॉइंट में से बाहर निकल जाएगा एंड इट विल एंटर इनटू G0 फेज। ओके, जीवन के चेक पॉइंट में से सेल बाहर निकलेगा एंड इट विल एंटर इन G0 फेज। बट कभी कभी ऐसा होता है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द सेल, okay, during growth of the cell the amount of cytoplasm and amount of organelles increases, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स का अमाउंट कम रह जाता है, न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इनका जो रेशो होना चाहिए वो रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, सो सेल ग्रोथ की वजह से इफ द रेशो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म गेट्स डिस्टर्ब्ड, then it becomes necessary for the cell to divide. Okay, तो सेल को डिवाइड होना उस टाइम पे नेसेसरी हो जाता है। क्यों? टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का स्टेबल रेशो रिस्टोर करने के लिए सेल को डिवाइड होना जरूरी है। ओके, सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड माइटोसिस। सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि माइटोसिस क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है सेल को न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हमेशा मेंटेन करना होता है। ओके, ओके, जनरली जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है G0 में, तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब नहीं होता ज्यादातर। बट अगर सेल डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया, तो उस टाइम पे कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं सेल्स में एंड उस सिग्नल की वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो चेंज होने लगता है विच रिजल्ट्स इन दिस सेल डिवीजन, जिसकी वजह से सेल आगे डिवाइड होना स्टार्ट करता है। ओके, सो रैंडमली कोई भी सेल कभी भी किधर भी डिवाइड नहीं करता। यस, दैट इज वाई मैंने सेकंड लेक्चर में तुम लोग को बताया था सेल डिवीजन के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। ओके, तो ये कंट्रोल कैसे मेंटेन किया जाता है? बाय मेंटेनिंग द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। समझ में आया? अगर ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो गया, सेल माइट सेल में बिकम कैंसरस। इसकी वजह से सेल कैंसरस भी हो सकता है। मतलब जरूरत नहीं है फिर भी ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो चेंज हो जाता है एंड गरज ना होने के बाद भी सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जरूरत ना होने के बाद भी सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर विच कैन बी कैंसरस। ओके, a very significant contribution of mitosis is cell repair. Yes, definitely, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए नए सेल्स फॉर्म करना जरूरी है। तो सेल रिपेयर या टिश्यू रिपेयर हम लोग उसको बोल सकते हैं, वो भी माइटोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एग्जाम्पल देखो, अभी द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ इपिडर्मिस। इपिडर्मिस मतलब ये प्लांट में, ओके, प्लांट का जो इपिडर्मिस होता है या फिर अपना इपिथेलियल टिश्यू, ऊपर का टिश्यू। द सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट। गट मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, पूरा ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो उसका लाइनिंग एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ये सेल जो है ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, बराबर है। हमारे स्किन के सेल्स भी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं। एक बार तुम लोगों ने ऐसा किया, 15-20 हजार डेड सेल्स निकल गए अभी इधर से। यस, बहुत सारे डेड सेल्स इधर से निकलते रहते हैं और ये डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स भी वहां पे कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। तो ये भी कौन से प्रोसेस से होने वाला है? इट टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस। ओके, माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इफ यू कैन रिकॉल, तुम लोगों ने पढ़ा है प्रोबेबली 9th स्टैंडर्ड में, प्लांट्स का एक डिवाइडिंग पार्ट होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग पार्ट विच इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मे बी उसके पार्ट्स तुम लोगों ने पढ़े होंगे, अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये अलग अलग टाइप का मेरिस्टेम होता है प्लांट में। ये जो टिश्यू है प्लांट का, इट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट लाइफ। प्लांट जब तक जिंदा है तब तक धीरे 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 उसका हाइट ग्रो होता रहता है और उसके ब्रांचेस भी बढ़ते रहते हैं स्लोली, बराबर है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है वो माइटोसिस से डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, विच रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द
प्लांट। समझ में आया ये सबको? श्योर एकदम? ओके यस। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्यों होना चाहिए, क्यों होता है, उसके पीछे का सिग्निफिकेंस अगर समझ में आया है तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज meiosis. Okay, so let's move to the next type of cell division, very important cell division, that is meiosis. अभी यहाँ पे ना मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डाला है meiosis का। क्या होता है meiosis में, उसके लिए तुम्हें कुछ चीजें समझना जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स। यस, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यू हैव स्टडीड दैट ऑलरेडी, एवरीवन हैज स्टडीड दिस होमोलॉगस क्रोमोसोम, मैंने पढ़ाया है सबको, आई एम श्योर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम? किसको बोल सकते हैं? रेज योर हैंड्स। कौन से क्रोमोसोम्स को हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं? ओके, ओनली वन पर्सन, दो लोग, वेरी गुड, तीन। ओके, तीन लोगों को आता है। सिद्धि बोल। Sir, which chromosomes are similar to each other? सिमिलर टू ईच अदर, ओके। जीत। Uh, pair of chromosome each given by one parent which have similar genes for similar characters. ओके, गौरव। Sir, the chromosomes which are similar to each other. सिमिलर टू ईच अदर। मानवी। Chromosomes which are similar to each other. अबे वही बता रहे सब लोग। हाँ, उसमें एक पॉइंट सबने मिस कर दिया। क्रोमोसोम विच आर सिमिलर, ठीक है, बट कैसे कैसे सिमिलर? क्रोमोसोम्स हैविंग सेम साइज एंड शेप। ओके, दो क्रोमोसोम जिसका साइज एंड शेप सेम होता है उनको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखो इधर अभी, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एंड ये क्रोमोसोम। ओके, इनका साइज एंड शेप सेम है, वेयर एज इन दोनों क्रोमोसोम्स का साइज एंड शेप सेम है। ओके, सो वी विल कॉल दीज टू क्रोमोसोम्स एज होमोलॉगस एंड दीज टू विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये क्रोमोसोम, अभी चांसेस ये है कि मेरा डायग्राम सिमिलर नहीं आएगा क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बट आ गया। ओके, थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है, उतना समझ लो। सो ये जो दो क्रोमोसोम्स है इनका साइज एंड शेप सेम है। इनके कंपैरिजन में अगर ये क्रोमोसोम मैंने लिया इधर, ये क्रोमोसोम देखो। ओके, ये क्रोमोसोम एंड ये क्रोमोसोम, इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं क्या होमोलोगस क्रोमोसोम? कैन वी कॉल देम होमोलोगस? No. नो, यस, बिकॉज उनका साइज एंड शेप सेम नहीं है। ठीक है, दीज क्रोमोसोम्स डू नॉट हैव सेम साइज एंड शेप। नाउ इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुम लोग को एक दिखाया था पहले पिक्चर, कैरियो टाइप का पिक्चर दिखाया था बहुत पहले, इसके स्टार्टिंग में, सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में, इफ यू कैन रिकॉल। आई जस्ट गो बैक टू दैट पिक्चर। यस, ये देखो, ये याद है पिक्चर? यस, ये कैरियो टाइप है। इसमें ना जो पेयर में दिखाया है, हर एक क्रोमोसोम जो पेयर में है, दोज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों भी होमोलोगस है, ये दोनों भी होमोलोगस है, बट क्रोमोसोम 1 में से कोई एक एंड क्रोमोसोम 3 में से कोई एक होमोलोगस हो सकता है क्या? नहीं। ओके, इट मीन्स, it is very simple to understand, the chromosomes which are present in pair are always homologous chromosomes. Okay, जिन क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो हमेशा होमोलोगस होते हैं। ये देखो, अभी ये क्रोमोसोम जो है ये भी दोनों होमोलॉगस है, बट ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, वी वोंट कॉल दीज एज होमोलॉगस, बट इन दोनों को बोलेंगे होमोलॉगस, इन दोनों को भी बोल सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को होमोलॉगस क्रोमोसोम का डेफिनेशन अभी। yes, we'll see why it is important to understand homologous chromosomes, क्योंकि homologous chromosome मियोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, देखो इधर अभी, सो मियोसिस एज वी ऑल नो इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। ओके, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था मियोसिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मियोसिस 1 में, 1 एंड मियोसिस 2 में। अब ये जो दो पार्ट्स है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसमें क्या डिफरेंस है वो समझ लो। ओके, अगर मियोसिस 1 तुम्हें समझ में आया तो मियोसिस 2 इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है मियोसिस 2। ठीक है,
So first let us try to understand what happens in meiosis 1. ये जो प्रोसेस इधर दिया है 3 पिक्चर्स में, this is meiosis 1, whereas ये लास्ट वाला जो पार्ट इधर दिखा है this is meiosis 2. यहाँ से इधर ये वाला meiosis 2 है और पहले 3 डायग्राम में meiosis 1 है. So we'll be seeing what is meiosis 1 and meiosis 2. Okay, ध्यान दो इधर अभी. जैसे माइटोसिस के फेजेस हम लोगों ने देखे थे, कौन से प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज एंड लास्ट वाला टेलोफेज. ओके, सेम फेजेस मियोसिस में भी हमें देखने को मिलेंगे. सो उनको हम लोग बोलेंगे मियोसिस 1 के फेजेस को वी विल कॉल देम एज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. ओके, मियोसिस 2 के फेजेस को हम लोग बोलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. इतना समझ में आया सबको? अरे जवाब तो दो कोई तो. Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके, ठीक है. सो मियोसिस 1 के बारे में देखते हैं अभी. एक सेकंड, लेट मी शेयर व्हाइट स्क्रीन. ओके, सो कंसीडर नाउ दिस इज द सेल. यस, इस सेल में है ये न्यूक्लियस. नाउ व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज 1? जो माइटोसिस के प्रोफेज में होता है वही मियोसिस के प्रोफेज में भी होने वाला है. मीनिंग इसके अंदर जो क्रोमैटिन है, ओके, जो जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सब क्रोमैटिन अभी धीरे धीरे कंडेंस होके क्या फॉर्म करने वाला है? क्रोमोसोम फॉर्म करेगा. सो लेट अस से कि इसने अभी फॉर्म किया है क्रोमोसोम. ओके, तो धीरे धीरे जब ये क्रोमोसोम्स फॉर्म करेंगे तो इसमें क्या होता है देखो अभी. मियोसिस का ये जो फर्स्ट फेज है, कौन सा फेज? प्रोफेज. दिस प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस. इसके 5 सब फेजेस है. अब 5 सब फेजेस क्यों है वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 5 सब फेजेस में क्या होता है, मैं पहले वो बताता हूँ कि क्या होता है, बाद में हम लोग उनके नाम देखेंगे. ओके, तो इन 5 फेजेस में सबसे पहले क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल जो है, दिस क्रोमैटिन स्लोली कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम. ये तो हमें मालूम है क्योंकि प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में भी यही होता है, बराबर है. सो क्रोमैटिन स्टार्ट्स कंडेंसिंग टू फॉर्म क्रोमोसोम. ओके, once chromosomes are formed, okay, once the chromosomes are formed, homologous chromosomes get aligned with each other. मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो homologous chromosomes है वो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है. ओके, तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम उसके पास में आ जाएगा. माइटोसिस के प्रोफेज में ये नहीं होता. माइटोसिस के प्रोफेज में सारे क्रोमोसोम्स अलग अलग रहते हैं. पेयर में हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑल क्रोमोसोम्स रिमेन सेपरेट, वो एक दूसरे के पास नहीं आते. बट यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास आएंगे. अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम में, ओके, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एक सेकेंड, एक क्रोमोसोम के जो ये दो पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ फटाफट. वेरी गुड, वी कॉल दोज एज सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, इनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. तो इसके जो दोनों पार्ट्स हैं इनको भी हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स ही बोलेंगे. बट अब ये जो पार्ट है ये एक क्रोमैटिड, ठीक है, इस क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड. कैन वी कॉल दीज टू एज सिस्टर क्रोमैटिड्स? इनको बोल सकते हैं क्या हम लोग ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है? नो सर. नो. ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है? दो अलग अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स है उनको हम लोग No, उनको sir. सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं बोल सकते. यस, वी कैन नॉट कॉल दीज एज सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो उनको क्या बोला जाता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ
homologous chromosomes. They are called as non-sister chromatids of homologous chromosome. इतना समझ में आया है क्या? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, Yes. sir. Okay. Yes, तो sir. yes, अभी देखो क्या होता है. हाँ जीत बोल क्या हुआ? सर तो अभी ब्लू वाले क्रोमोसोम में राइट साइड का, रेड में लेफ्ट साइड का, तो ब्लू और रेड, ब्लू में राइट और रेड में राइट का क्या बोल? इनको ये वाला और ये वाले को? इसको पूछ रहा है, इसको और इसको क्या बोलते हैं ऐसा पूछ रहा है? नहीं सर, ब्लू का राइट वाला ही। ये हाँ सर, इसको और किसको बोल रहा है? ये दोनों को? रेड का राइट वाला। ये दोनों, अरे दोनों दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ही है. मतलब एक क्रोमोसोम का कोई भी क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम का कोई भी क्रोमैटिड, दोनों कंसीडर करेंगे ना, तो दोनों को हम लोग दो पेयर को अलग सेपरेट नाम नहीं दिया है। नहीं नहीं नहीं, दो, एक क्रोमोसोम के जो दो है ना उनको सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे. बट दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड अगर कंसीडर करेंगे हम लोग कोई भी क्रोमैटिड, तो उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है. बट ये हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम के केस में ही कंसीडर करते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन होमोलोगस के केस में उतना कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है डिवीजन में. ओके, सो जस्ट पे अटेंशन नाउ. अभी क्या होता है देखो, पहला स्टेप क्या हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल था वो कंडेंस होके उससे बना क्रोमोसोम. ठीक है, दैट वाज फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम से ये पास में आ जाते हैं. ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं. फिर क्या होता है थर्ड स्टेप में, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ओके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम गेट क्रॉस्ड विथ ईच अदर. वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा क्रॉस होना स्टार्ट करते हैं. आई शो यू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. यहाँ पे देखो अभी क्या होता है. तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और जो रेड वाला क्रोमोसोम है इनका अभी क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्रॉस हो जाएंगे. समझ में आया क्या हुआ? दिस इज द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो जाते हैं. आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. यस, देखो अभी इधर ध्यान दो. अब क्या होता है ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन. लेट अस से ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है. ठीक है, सपोज ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के. अब क्या होने वाला है, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, ये दोनों क्या होने वाले, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे. यस, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं, ओवरलैप होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्या बोला जाता है इसको? क्रॉसिंग ओवर. ओके, सो नॉन sister chromatids of homologous chromosomes start to cross over with each other. Okay, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होते हैं और क्रॉस होने के बाद दे एक्सचेंज देयर पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मीनिंग दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल. ये जो क्रॉस होता है ना एक दूसरे के ऊपर, इसको बोला जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ओके, या फिर इसको सिनेप्सिस ऐसा भी बोला जाता है. जहां पे क्रॉस ओवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ओके, अब क्या होता है देखो, तीन स्टेजेस मैंने बताया. पहले क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बना, देन क्रोमोसोम पास में आ गए होमोलोगस क्रोमोसोम, तीसरे में वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस हो गए. अब क्या होता है, क्रॉस होने के बाद दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक क्रोमैटिड का पार्ट दूसरे क्रोमैटिड पे शिफ्ट हो जाता है. ओके, समझ में आ रहा है क्या हुआ? एक क्रोमैटिड का पार्ट दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है एंड लास्ट ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. These two get separated from each other. Now ये दोनों क्रोमोसोम पहले जैसे थे वैसे ही है क्या? Are they exactly same genetically? No. बराबर है, यस. अभी वो जेनेटिकली सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का जो पार्ट है डीएनए का वो एक्सचेंज कर दिया है. ओके, अभी तुम लोग बोलोगे सर ये एक्सचेंज किया तो ये म्यूटेशन हुआ क्या? नहीं, वी विल नॉट कॉल दिस एग्जैक्टली एज अ म्यूटेशन. क्यों? आई टेल यू. ये जो सी, हाँ, अब ये जो क्रोमोसोम्स है
ठीक है, इन्होंने अपने जीन्स शेयर किए हैं। जनरली क्रोमोसोम्स के पार्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर सेम जीन्स होते हैं, सिमिलर जीन्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। लेट अस से यहाँ पे ब्लैक कलर का जीन है, कोई भी कैरेक्टर ब्लैक कलर फॉर्म करने का जीन है, यहाँ पे रेड कलर फॉर्म करने का जीन है। अब इन क्रोमोसोम्स ने सिर्फ क्या किया है, उसको एक्सचेंज कर दिया है। जिसके पास ब्लैक फॉर्म करने का जीन था उसके पास अब रेड का आ गया, जिसके पास रेड का था उसके पास ब्लैक का आ गया। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट। यस, सो अभी क्रॉसिंग ओवर के बाद, ओके, यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इस क्रॉसिंग ओवर के बाद तुम्हें ये क्रोमोसोम कैसे देखने को मिलेंगे, देखो। रेड वाला जो क्रोमोसोम है, उसके ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ पार्ट ब्लू कलर में, क्योंकि वो एक्सचेंज कर दिया है उसने, राइट, उसने ये वाला पार्ट एक्सचेंज कर दिया है। और ब्लू वाले क्रोमोसोम के ऊपर, ब्लू कलर के क्रोमोसोम के ऊपर कुछ पार्ट तुम्हें देखने को मिलेगा रेड, क्योंकि वो रेड से उसने एक्सचेंज किया है। बराबर है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मियोसिस, क्योंकि इसी की वजह से, ये एक्सचेंज की वजह से ही हर एक जनरेशन में डेवलप होते हैं वेरिएशंस। ओके, क्योंकि मियोसिस में अगर ये एक्सचेंज नहीं हुआ तो पेरेंट का जो डीएनए है वो एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, एग्जैक्टली जैसा है वैसा ट्रांसफर अगर हो गया तो पेरेंट और बच्चों के कैरेक्टर भी एग्जैक्टली सेम आएंगे, तो उससे कुछ वेरिएशन नहीं जनरेट होगा। वेरिएशन जनरेट नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं हो पाएगा। okay, that is why this crossing over process is very important to generate variations in next generation. okay, अगले जनरेशन में वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए ये क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, उनके जो नॉन होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया प्रोसेस पूरा अभी, इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। यस देवादित्य बोल। सर मैंने तो पढ़ा है कि मतलब वेरिएशन जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एरर की वजह से होता है, तो ये भी क्या एक एग्जांपल है वेरिएशन होने का? अभी मियोसिस होने से पहले ना, मियोसिस होने से पहले भी डीएनए रेप्लिकेशन होना जरूरी है। जैसे माइटोसिस से पहले एस फेज आता है, वैसे ही मियोसिस के पहले भी एस फेज आता है। ओके, तो उस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे एरर आ सकता है। समटाइम्स एरर्स कैन टेक प्लेस व्हिच मे लीड टू वेरिएशन, बट जनरली उसमें एरर नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस व्हिच आर जनरेटेड दोज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर। ओके ओके, यस। और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नहीं, पक्का श्योर? ओके, सो लेट अस सी इसके डिटेल्स अभी देखते हैं। एग्जैक्टली इन फेजेस के नाम क्या है और किस तरह से होता है वो अभी देखते हैं। ये देखो, तो ये जो 5 फेजेस है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, these 5 phases are called as, फर्स्ट फेज होता है लेप्टोटीन। ओके, फर्स्ट फेज को बोला जाता है लेप्टोटीन। सेकंड फेज को बोला जाता है जाइगोटीन। थर्ड फेज इज कॉल्ड एज पैकेटीन। फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज डायकाइनेसिस। फिफ्थ फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? डायकाइनेसिस। ओके, एक सेकंड। यस, सो दीज आर 5 phases of प्रोफेज 1। ठीक है, ये सिर्फ प्रोफेज 1 के ही 5 फेजेस है। देखो क्या क्या होता है इसमें, जैसे मैंने पहले बताया, लेप्टोटीन फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट and condensation of chromosome begins. Chromatin starts getting condensed into chromosome. That is first phase. क्या नाम है फर्स्ट फेज का? लेप्टोटीन। ओके, नाम ठीक से याद रखो, लेप्टोटीन। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जाइगोटीन। ओके, जाइगोटीन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट। नाउ व्हाट इज बाइवैलेंट? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं। अब जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाइवैलेंट। ओके, व्हेन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर वी कॉल इट एज बाइवैलेंट।
इट फॉर्म्स सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो मैं बता रहा था, सिनेप्सिस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म। सिनेप्सिस मतलब उनके जो नॉन होमोलोगस पार्ट्स है, सॉरी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉस होना स्टार्ट हो जाता है वहां पे। ओके, सेकंड फेज में, कौन से फेज में? जाइगोटीन। अब थर्ड फेज में वो कंप्लीट क्रॉस हो जाता है और एक्सचेंज भी हो जाता है। दैट थर्ड फेज इज कॉल्ड एज पैकेटीन और पैचिटीन। पैचिटीन जनरल नहीं प्रोनाउंस करते, पैकेटीन कॉमन प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो पैकेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, एज यू कैन सी हियर, ये पार्ट में तुम लोग देख सकते हो, एक क्रॉस ओवर दिखाया उन्होंने होते हुए यहाँ पे। सो क्रॉसिंग ओवर होता है एंड क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये जो दो क्रोमोसोम्स है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ओके, जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। इसको बोला जाता है टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्रा का मतलब होता है 4। ओके, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्राड फॉर्मेशन। तो इट अपीयर्स कि अपर साइड पे 4 आर्म से, लोअर साइड पे 4 आर्म से, ऐसा अपीयरेंस आता है, इसको बोलते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। आफ्टर दिस द फोर्थ फेज इज देयर विच इज डिप्लोटीन। क्या है फोर्थ फेज का नाम? डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन में ये जो क्रॉसओवर हो चुका है, ये क्रॉसओवर डिसॉल्व होने लगता है, मतलब वो सेपरेट होने लगते हैं एक दूसरे से। ओके, एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। इसको क्रॉसिंग ओवर को एक और नाम दिया गया है, जहां पे क्रॉस ओवर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइज्मा। काइज्मा या फिर काइज्माटा फॉर्मेशन। ओके, जिसको मैंने बोला था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसमें ही जहां पे क्रॉस ओवर होता है उस पॉइंट को बोला जाता है काइज्मा और काइज्माटा। ओके, सो डिप्लोटीन फेज में ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, डिसॉल्व होने लगता है वो फॉर्मेशन उनका। एंड इन द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज डायकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम सभी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स एंड homologous chromosomes get separated from each other. Yes, Siddhi. Sir, in packetine, tetrad you told, that means मतलब दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, उनके सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स आर जॉइंड टुगेदर। No, 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 not all, not all. सिर्फ जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, वहीं पे वो एक दूसरे से अटैच्ड है, बाकी पार्ट सिर्फ एक दूसरे के ऊपर है। ओके, सो इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस। एक यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ऐसा दिखता है, वो सिर्फ ये रीजन में अगर क्रॉस हो रहा है तो सिर्फ इधर ही वो अटैच्ड है, बाकी पार्ट अटैच्ड नहीं है एक दूसरे के साथ। ओके, ओके सर, थैंक यू। यस, तो यहाँ तक समझ में आया सबको? फिर से एक बार बताता हूँ, 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 starting with leptotin, zygotin, packetine, diplotin and dikinesis. What happens in थोड़ा leptotin? सर के ऊपर से गया ये हाँ 4 और ठीक है ठीक 5। है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। लेप्टोटीन में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर और डिसइंटीग्रेट। ओके, लेप्टोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करता है, क्रोमैटिन स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम फॉर्म होना स्टार्ट होता है, ये इजी है समझने के लिए। नेक्स्ट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होने वाला है? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट क्रोमोसोम। बाइवैलेंट का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट टुगेदर। होमोलोगस, हर एक होमोलोगस पेयर जो होता है वो साथ में आ जाता है। ओके, एंड फिर उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना स्टार्ट होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसको बोला गया है सिनेप्सिस। जिस पॉइंट पे वो ओवरलैप करते हैं और जहां से एक्सचेंज होने वाला है जेनेटिक मटेरियल का, उसको बोलते हैं हम लोग काइज्मा या फिर काइज्माटा। The third stage is there now, which is packetine. In packetine, tetrad formation is seen, मतलब वो क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं एंड जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां पे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो गए वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, उधर एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल एंड
इन फोर्थ स्टेज दे स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड। ये जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं वो अभी सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, इसलिए वहां पे बोला है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मतलब जो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो गया वो अभी सेपरेट होना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोटीन। एंड द लास्ट फेज इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में होगा डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फर्स्ट फेज में लिप्टोटीन में जो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया था वो डायकाइनेसिस तक कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम जो सेपरेट हो रहे थे डिप्लोटीन में वो डायकाइनेसिस में कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। अभी समझ में आया? समझा अभी सबको? सर थोड़ा Yes, फिर sir. से सर के ऊपर से क्या? फिर से सर के ऊपर से गया। ओके, मैं अभी काम करता हूँ, वेट, समझ में आएगा, डोंट वरी। किधर गया? ये देखो अभी इधर मैं ना टेक्स्ट बुक का पार्ट शेयर कर रहा हूँ। ओके, दिख रहा है? ये पीडीएफ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, डोंट वरी। सो व्हाट हैपेंस इन मियोसिस 1, जैसे कि मैंने बोला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब होने वाला है, बट उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज 1? द प्रोफेज 1 इज typically longer and more complex as compared to mitosis. माइटोसिस से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि ये 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है। कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ओके, सो क्या होता है देखो, एक हर एक फेज में लेप्टोटीन स्टेज में होता है क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप में तुम्हें ये देखने को मिलेंगे। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू लेप्टोटीन। पूरे लेप्टोटीन फेज में वो क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होते रहते हैं और कंप्लीट फॉर्म हो जाता है लेप्टोटीन के एंड तक। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा विच इज कॉल्ड जाइगोटीन। सो ड्यूरिंग जाइगोटीन क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो अभी साथ में आने लगता है। आई थिंक ये वाले पार्ट तक सबको क्लियर है ये? यस, तो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आने हाँ लगेंगे। सर इतना पार्ट क्लियर है, लेकिन लास्ट में हाँ, जो 2 पार्ट आपने yes, बताया ना yes, yes, yes. So this process of association is called as synapsis. जहाँ पे वो homologous chromosome साथ में आ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं synapsis. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes, and electron micrograph of this stage indicates that chromosome synapsis is accompanied by formation of a complex structure called synaptonymal complex. अब ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको हम लोग बोलते हैं बायवैलेंट। मतलब पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स है इनको बोला है बायवैलेंट, और बायवैलेंट के 2 क्रोमोसोम साथ में आ जाते हैं और उनसे फॉर्म होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और वो जब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं जिस उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। However, these are more clearly visible in the next stage. अगले स्टेज में वो ज्यादा विजिबल होता है, and the next stage is the पैकेटीन. So during this stage, 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad. तो वो जो 4 chromatids होते हैं दोनों क्रोमोसोम के, वो क्लियरली विजिबल होते हैं, and this stage is characterized by appearance of recombination nodule. Recombination nodule मतलब जहां पे क्रॉसओवर होने वाला है, the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome. ये वाला क्लियर है सबको? यस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होने वाले एक दूसरे के ऊपर, सॉरी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पार्ट क्या होने वाला है एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर होने वाला है। एंड क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज यहाँ पे होने वाला है। सो क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स है जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। And the enzyme, one of the enzyme which is involved here is called as recombinase. enzyme का नाम क्या है? recombinase. ये enzyme help करने वाला है crossing over करने में. Okay, so crossing over leads to recombination of genetic material on the 2 chromosomes. 2 chromosome का recombine हो जाता है, मतलब इसका उधर जाता है उसका इधर आता है, इसी को बोला है recombination. Recombination is completed by the end of पैकेटीन. ओके, पैकेटीन के एंड में ये कंप्लीट हो जाता है रिकॉम्बिनेशन, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर जहां पे हुआ है वहां पे क्रोमोसोम्स अभी भी अटैच्ड है,
ओके, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है बट क्रोमोसोम्स अभी भी अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। अब क्या होता है देखो, द सेकेंड लास्ट फेज दैट इज डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो क्रॉसओवर हो चुका है ये डिसॉल्व होने लगता है। डिसॉल्व मतलब वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। ओके, जहां पे क्रॉसओवर हुआ है वो वाला पार्ट क्या होने लगेगा, एक दूसरे से अभी वहां से वो सेपरेट होने लगेंगे। एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बायवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। ओके, एक दूसरे से वो सेपरेट होते हैं, जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां से भी वो अभी धीरे धीरे सेपरेट होने लगेंगे। दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कायस्माटा। वो जो स्लाइड में मैंने दिखाया था डिप्लोटीन में, मैं फिर से एक बार जाता हूँ स्लाइड पे। यस, ये देखो, जहां पे पहले वो क्रोमोसोम के जो आर्म्स है, चारों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे इस तरह से ओवरलैप होते हैं, बराबर है। अब क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज में वो आर्म्स एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। बट सेपरेट होना स्टार्ट करने के बाद भी, ठीक है, जहां पे वो एक दूसरे को अटैच था, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, वहां पे अभी भी तुम्हें इस तरह से एक्स शेप में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। you will still see structure like this, x शेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। सी, ये जो x दिख रहा है इधर, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कायस्मा, कायस्माटा या फिर कायस्मा। ये किस में देखने को मिलेगा, डिप्लोटीन में, ये वाला पार्ट, दिस इज द कायस्मा। ओके, अब इससे भी वो सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट भी उनका सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। कब, डिप्लोटीन के एंड में। ओके, डिप्लोटीन के एंड में वो भी सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। In oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years. ये जो डिप्लोटीन फेज है वो कुछ oocyte में, कुछ vertebrates के oocyte यानी कि एग सेल में, this डिप्लोटीन फेज कैन लास्ट फॉर months और years, महीनों या सालों तक ये डिप्लोटीन फेज में ही रहते हैं। ओके, तो पहले ही क्यों डायरेक्टली एकदम अलग क्यों नहीं हो जाते? पहले क्या, इतना टाइम मतलब ये जो आप कह रहे थे अलग अलग हो जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, तो पहले ही क्यों नहीं हो रहा है? मतलब बीच में ये डिप्लोटीन का ये जो फेज है वो क्यों है, डायरेक्टली क्यों नहीं जाते? अरे डायरेक्टली देख यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकेटिन में क्या वो समझ में आया, पैकेटिन में वो हाँ हाँ, क्रॉस हो बहुत गया। ना समझ यस, गया। दोनों क्रोमोसोम अभी पूरे एक दूसरे के ऊपर है इस तरह से। ये हाँ एक हाँ। क्रोमोसोम कंसीडर किया, ये दूसरा है, तो ये दोनों ऐसा है। अब ऐसा कंसीडर कर कि ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड है इस तरह से, बट ये वाले रीजन्स अटैच्ड नहीं है। ओके, ये रीजन्स अटैच्ड नहीं है, यहाँ पे अटैच्ड है। अब क्या होता है, एक सेकेंड, ये देखो, यहाँ पे अटैच्ड है और यहाँ पे अटैच्ड नहीं है। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से सेपरेट होंगे। ये इस तरह से सेपरेट होने के बाद भी यहाँ पे अभी भी अटैचमेंट है, एक्स दिख रहा है इधर, ये जो एक्स बीच में दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कायस्मा। ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अचानक से अगर टूट गए ना तो इसका ये जो पार्ट अटैच्ड है ये डायरेक्ट टूट सकता है, वो नहीं चाहिए, इसलिए ये धीरे धीरे सेपरेट होने लगते हैं। इस तरह से ये पहले अलग होगा और फिर यहाँ से अलग होगा। ओह अच्छा, हाँ समझ में आया? हाँ हाँ, समझ गया। ओके, अभी क्लियर है आई थिंक? हाँ क्लियर। यस, सो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, इन द फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डाइकाइनेसिस, इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। टर्मिनलाइजेशन मतलब ये जो एक्स था ये एक्स अभी टर्मिनेट हो गया, मतलब सेपरेट हो गया। ड्यूरिंग दिस फेज the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation. अब डाइकाइनेसिस के एंड में स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म हो चुके हैं जो क्रोमोसोम को सेपरेट करने वाले हैं। By the end of dikinesis, the nucleolus also disappears and nuclear envelopes also breaks down. समझ में आया? So dikinesis represents transition to metaphase, क्योंकि dikinesis के बाद अभी next phase जो आने वाला है वो क्या है? That is the metaphase. Okay? अब ये समझना बहुत important है क्योंकि इसका metaphase अलग है. Okay? Metaphase of meiosis and metaphase of mitosis is different. So let us understand what is the difference. ये 5 phases I think अभी सबको समझ में आया होगा. So what happens in meiosis? Yes, yes. देखो इधर अभी meiosis में क्या होता है. Suppose ये एक सेल है. इस सेल में न्यूक्लियस था, वो अभी डिसइंटीग्रेट हो चुका है. अभी इमेजिन करो कि इसमें ये क्रोमोसोम है.
मैं अभी सिर्फ 2 ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, 4 ड्रॉ कर रहा हूँ, वेट। बट इसमें क्या है, अभी इन क्रोमोसोम्स ने अपना अपना पार्ट जो है वो एक्सचेंज कर लिया है। ओके, दीज क्रोमोसोम्स हैव एक्सचेंज्ड देयर जेनेटिक मटेरियल। ओके, हाँ, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मियोसिस में, जो मेटाफेज आता है, मियोसिस के मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, माइटोसिस में क्या हुआ था, ये देखो इधर मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। माइटोसिस में क्या हुआ था, सारे क्रोमोसोम्स जो थे वो सारे 46 क्रोमोसोम्स एक के नीचे एक इस तरह से अरेंज होते हैं इन माइटोसिस। ओके, माइटोसिस के मेटाफेज में 46 क्रोमोसोम एक के नीचे एक अरेंज होते हैं, बट मियोसिस के मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं इस तरह से। ओके, दे गेट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑन मेटाफेज प्लेट, मीनिंग इस साइड में 23 क्रोमोसोम्स आएंगे और इस साइड में भी 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। ये समझ में आया क्या? ये अगर समझा तो बाकी बहुत इजी है सब कुछ। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस Yes, sir. बाकी लोग समझा है? Yes, पक्का श्योर एकदम? आई थिंक स्टेट Sir. बोर्ड के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत रटवाया था, ये बहुत बार पढ़ा हाँ था सर, ऑलरेडी। बहुत बार। यस, सो मियोसिस के मेटाफेज 1 में, ओके, मियोसिस के मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। माइटोसिस के मेटाफेज में ऑल द क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस। अब यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स है उनके जो स्पिंडल फाइबर्स है, हियर देखो डिफरेंस देखो, स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम को एक ही साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होने वाला है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। यहाँ पे एक क्रोमोसोम को दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, बराबर है। माइटोसिस में हम लोगों ने देखा कि एक क्रोमोसोम को दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, बट मियोसिस में एक क्रोमोसोम को एक ही साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफेज ऑफ मियोसिस एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। यस, now yes, now what happens in next phase? मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आने वाला है? एनाफेज, राइट। सो अभी एनाफेज में क्या होगा, सेम जो माइटोसिस के एनाफेज में हो रहा था, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। नाउ स्पिंडल फाइबर्स विल पुल क्रोमोसोम्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। स्पिंडल फाइबर अभी पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही एक दूसरे से अलग करने वाले हैं। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने वाले हैं क्या? नहीं, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होंगे, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही एक साइड में चला जाएगा, विच विल रिजल्ट इन, इसके बाद क्या होगा, सारे के सारे 23 क्रोमोसोम्स जो है वो एक साइड में आएंगे और दूसरे 23 क्रोमोसोम्स दूसरे साइड में चले जाएंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो एनाफेज में क्या होता है, देखो, इन एनाफेज इट अपीयर्स लाइक बंच ऑफ बनानास, क्योंकि इसके 4 आर्म्स है, अभी 4 आर्म वाला क्रोमोसोम है पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा 4 आर्म्स वाला क्रोमोसोम अभी अपोजिट पोल की तरफ पुल किया जाने वाला है। ओके, यस, अरे बहुत ही गंदा हो गया वो, ठीक है, इग्नोर करो उसको। सो 4 आर्म्स वाला पूरा का पूरा क्रोमोसोम अभी अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है, which will result in separation of 46 chromosomes into 2। 23 इधर जाएंगे, 23 इधर जाएंगे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे कोई नहीं आने वाला, तो आधे इधर आधे उधर जाएंगे। दिस इज दी एनाफेज, बस बाकी कुछ भी नहीं है, सब माइटोसिस की तरह ही है। एनाफेज में पुल होने वाले, बट इंस्टेड ऑफ पुलिंग अपार्ट सिस्टर क्रोमैटिड्स, मियोसिस 1 में क्या होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट नाउ इससे नेक्स्ट फेज आने वाला है टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज में अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस फॉर्म होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस फॉर्म होगा, बट इस न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम से, इस न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम से। अब इसके बाद यहाँ पे वो क्लीवेज फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है, क्लीवेज फरो फॉर्म होगा, विच मीन्स सेल विल एंटर इनटू साइटोकाइनेसिस, एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होने वाले हैं, 2 डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कितना रहने वाला है, 23 23 ईच। ओके,
सो पहले पेरेंट सेल में जो 40 क्रोमोसोम थे वो मतलब अभी क्या हो गए? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, यस। 46 क्रोमोसोम से अभी क्या हो गए? 23 ईच। सो इन मियोसिस 1 diploid parent cell forms two haploid daughter cells. डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। समझ में आया क्या? यहाँ तक समझा है सबको? Yes, sir. हाँ यस सर, वेरी गुड। मियोसिस 1 में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कुछ भी डाउट होगा। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, कुछ भी डाउट अगर होगा तो पूछो। तब तक मैं ना यहाँ पे एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ। पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो है माइटोसिस। माइटोसिस में मेटाफेज में ऐसा होता है, ओके। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स उसके अलग हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम था उतना ही क्रोमोसोम सेल डिवीजन के बाद रहेगा। सो इफ दिस सेल हैज 46 क्रोमोसोम, दिस सेल, इससे जो 2 सेल्स बनने वाले हैं वो दोनों सेल्स में भी कितना क्रोमोसोम रहेगा? 46। बट हियर इंस्टेड ऑफ 1 क्रोमोसोम, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अरेंज होने की वजह से क्या होने वाला है? मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल इमीडिएटली गेट रिड्यूस्ड बाय हाफ। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सीधा हाफ से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम था। अब जो 2 सेल बनने वाले, दे विल हैव 23 chromosomes each. So this is the comparison of mitosis and meiosis. I hope ये समझ में आया होगा सबको। Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, great. Very good. अब इसके बाद क्या होता है देखो। अभी क्या हुआ है? मियोसिस से 2 डॉटर सेल्स बन चुके हैं, ठीक है। दोनों डॉटर सेल में अभी है 23 क्रोमोसोम्स ईच। बोथ द डॉटर सेल्स हैव 23 क्रोमोसोम ईच। बट इसके अंदर का क्रोमोसोम कैसा है? हर एक क्रोमोसोम जो है इट इज लाइक दिस। एवरी क्रोमोसोम हियर इज लाइक दिस। अब क्या होगा इसके साथ? होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 हर एक सेल के साथ। उसमें से अभी एक सेल का हम लोग देखते हैं, एक सेल के साथ क्या होगा। तो ये जो एक सेल है अभी, इस एक सेल में ये जो क्रोमोसोम है इट विल एंटर इमीडिएटली। प्रोफेज के बाद तुरंत मेटाफेज आएगा। अब इसके मेटाफेज में सारे जो 23 क्रोमोसोम्स है, अब वो 23 रहेंगे क्योंकि किसी भी क्रोमोसोम का पेयर है ही नहीं, बराबर है। तो सारे 23 क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे के नीचे इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे, लाइक माइटोसिस। जैसे माइटोसिस में होता है उसी तरह से, ओके। बस माइटोसिस के मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। मियोसिस 2 के मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम्स है? 23। यस, तो ये मियोसिस 2 है, मेटाफेज 2 है मियोसिस 2 का। इसके एनाफेज में क्या होगा? इसके एनाफेज में अब स्प्लिट होने वाले हैं इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। मियोसिस 1 में क्या स्प्लिट हुआ था? क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ था पूरा का पूरा। अब स्प्लिट होगा सिस्टर क्रोमैटिड। सो दिस इज एनाफेज। एंड एनाफेज के बाद आएगा टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या होने वाला है? इन टेलोफेज दोनों साइड में क्रोमोसोम्स आएंगे। किस तरह से आएंगे? अब ये सिंगल क्रोमोसोम्स आएगा इस तरह से। सो यहाँ पे अगर 23 क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं तो 23 क्रोमोसोम का एक एक पार्ट लेफ्ट में जाएगा, एक एक पार्ट राइट में जाएगा। मीनिंग लेफ्ट साइड में भी फिर से 23 ही रहेंगे और राइट साइड में भी 23 ही रहने वाले हैं, ओके। सो इससे फिर से 2 सेल फॉर्म हो गए और हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर अगेन कितना आएगा? 23। सो व्हेन दिस सेल डिवाइड्स अगेन टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, इसके डॉटर सेल में भी 23 क्रोमोसोम आएगा और ये डिवाइड होने के बाद इसके डॉटर सेल में भी 23 क्रोमोसोम आएगा। सो मियोसिस 2 जो होता है, मियोसिस 2 को हम लोगों ने क्या बोला है?
इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या रहने वाला है, सेम। समझा? ये मैंने फास्ट इसलिए बताया क्योंकि इट इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। सिर्फ माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, मियोसिस में ये क्रोमोसोम नंबर 23 है ह्यूमंस की बात करें तो। बाकी सब कुछ सेम है माइटोसिस एंड मियोसिस 2 का। ये समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये सेकंड वाला जो मैंने अभी बताया। Yes, sir. हाँ यस सर। सर। ओके ठीक है, लेट मी नाउ शेयर द स्लाइड। यस, अरे सॉरी, गलती से थैंक यू आया, इधर देखो। सो क्या हुआ देखो यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है मियोसिस 1। ओके, मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए, बट ये दोनों डॉटर सेल में देखो क्रोमोसोम कैसा है, 4 आर्म्स वाला क्रोमोसोम है, राइट। अब इससे जब 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए, उसमें 2 ही आर्म्स वाला क्रोमोसोम रहेगा। 2 आर्म वाला क्रोमोसोम के फिर से 2 सेल बनेंगे। सो अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस 1 के बाद हर एक सेल में आएगा क्रोमोसोम 23 ईच, और उसके डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम क्या रहने वाला है, 23 ईच। हर एक डॉटर सेल में 23। आई नो बहुत घटिया हैंडराइटिंग आ रहा है, बट प्लीज बेयर विथ इट। 23 ईच क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन ईच डॉटर सेल। तो मतलब ये जो सेल था पेरेंट सेल कैसा था इधर, डिप्लॉयड। यस, पेरेंट सेल वाज डिप्लॉयड, और उससे अभी सारे सेल्स कैसे फॉर्म हो गए हैं, हैप्लॉयड। ऑल द सेल्स आर नाउ हैप्लॉयड। समझ में आया क्या मियोसिस पूरा का पूरा प्रोसेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली? बहुत Yes, मेहनत sir. से समझा। यस सर। बट समझ में आया ना, बहुत मेहनत से ही सही, पर समझ में आया। हाँ हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड। सर तो हम तो बोर हो गए समझ है ना, क्योंकि तुम लोगों ने अब भी 2-3 महीने पहले ही समझा था, 4-5 बार हाँ, समझा था वो भी। बेचारे स्टेट बोर्ड वाले 7-8. बच्चे। बट तुम लोगों ने इतने डिटेल्स तुम लोगों को मैंने नहीं बताए थे उस टाइम पे, कायस्माटा फॉर्मेशन एंड 5 फेजेस वगैरह, दैट वाज नॉट देयर इन 10th स्टैंडर्ड। बट अभी वो 5 फेजेस याद रखना पड़ेगा। 10th में मैंने बोला था कि वो 5 फेजेस के नाम भूल जाओ, याद नहीं रखा तो भी चलेगा। सर वो स्कूल में पढ़ा दिया था। स्कूल में पढ़ा दिया था, बट प्रैक्टिकल में आया क्या किसी को? सर मेरे को समझाता हुआ टाइम पे। हाँ वही तो, स्कूल में पढ़ा है बट प्रैक्टिकल के टाइम पे नहीं आया ना, तो टेंशन नहीं लेने का था उतना। यस, सो ये देखो यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसका, है स्टेज 2 ऑफ मियोसिस, स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2। तो ये पहला एक सेल का, और ये दूसरे सेल का, एक सेल से 2 सेल, दूसरे सेल से भी 2 सेल। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस टोटल सेल कितने फॉर्म होने वाले हैं, 4। टोटल 4 cells will be formed. Yes. Now what is significance of meiosis? क्यों होता है? Why it is important? meiosis होता किसके लिए? वो सबसे पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था, yes, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। मतलब मेल में स्पर्म्स फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होगा, फीमेल में एग सेल फॉर्मेशन यानी कि ओवम के फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होगा। यस, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म गैमेट्स बाय मियोसिस? मियोसिस से ही गैमेट्स फॉर्म करना क्यों जरूरी है? ध्यान दो, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सबने, फिर भी एक बार ध्यान दो। सो पेरेंट अगर डिप्लॉयड है, ठीक है, कंसीडर किया पेरेंट के सेल जो है वो सारे डिप्लॉयड है। अगर ऐसा कंसीडर करते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से हुआ, ओके, लेट अस से गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस। तो माइटोसिस से गैमेट फॉर्मेशन अगर हुआ तो गैमेट्स भी 2n रहने वाले हैं, मतलब गैमेट भी डिप्लॉयड रहेगा। ओके, लेट अस से ये स्पर्म है, और उसी तरह से फीमेल ने फॉर्म किया है ओवम यानी कि एग सेल, जो कि है डिप्लॉयड। ओके, अगर स्पर्म एंड एग सेल का फ्यूजन हुआ, ऐसे डिप्लॉयड स्पर्म एंड एग सेल का, तो अगला जनरेशन जो है वो टेट्राप्लॉयड बन जाएगा, 4n। ऐसा हुआ तो चलेगा क्या? नहीं पॉसिबल, ऐसा हुआ तो नहीं चलेगा। महामानव बन जाएगा। महामानव बन जाएगा। ये तो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन जैसा कुछ तो बन जाएगा। आयरन मैन नहीं, कैप्टन अमेरिका, हल्क होल्क ऐसा कुछ बन सकता है, बट अभी अपने को उसका जरूरत नहीं है। फिलहाल तो हमें यहाँ पे 2n ही आना चाहिए। ये सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक जनरेशन में मेंटेन करना जरूरी है। अगर गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस से होता, इमेजिन करो कितने जनरेशन से ह्यूमंस रहते आ रहे हैं, तो हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होता जाता।
ये 4n वाले ने किसी 6n वाले के साथ शादी की तो उसके बच्चे के पास टोटल क्रोमोसोम नंबर रहेगा 10n। 10n वाले ने किसी 100n वाले के साथ शादी की तो सोचो उसके बच्चे के पास क्रोमोसोम नंबर होगा 110n। इतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता जाएगा तो दिल मतलब पागल ही हो जाएंगे हमारे, ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं हो पाते ऐसा अगर होता तो। बट थैंकफुली ऐसा नहीं होता है। यस, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल डिवीजन जो होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, वो सेल डिवीजन है मियोसिस, एंड मियोसिस से जब गैमेट फॉर्म होगा तो हर एक गैमेट कैसा रहने वाला है? हैप्लॉइड। एवरी गैमेट विल ऑलवेज बी हैप्लॉइड। सारे स्पर्म्स एंड सारे एग सेल हैप्लॉइड होंगे। तो जब ये कंबाइन होगा तो उससे जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट हमेशा क्या होने वाला है? 2n। ओके, ये जाइगोट हमेशा 2n होगा और इससे सारे लोग जो है वो नॉर्मल फॉर्म होंगे। ऑल द ह्यूमंस विल बी नॉर्मल, ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल बी नॉर्मल। समझ में आया? दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। दैट इज व्हाई गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay, great. Yes, so we will stop here today. इसका जो राइट अप है, इसका जो लिखने का पार्ट है वो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। कल मैं तुम लोग को डिटेल में इसका लिखवाऊंगा जो भी पार्ट है, ठीक है, अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। इसमें क्या क्या डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं आज प्रिपेयर करके रखता हूँ सारे डायग्राम्स, तो कल तुम्हें ड्रॉ करने के लिए ईजी होगा जो भी आज मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, समझ में आया सबको? सर इन सबके फेजेस का कोई क्लिप होगा क्या, वीडियो क्लिप ऐसा कोई एनिमेशन यूट्यूब पे? मैंने माइटोसिस का दिखाया था अभी, उसी तरह से मियोसिस का भी है। जस्ट अ सेकंड, अगेन बहुत सिंपल है, ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसमें, बट यस सुन लो, समझा? अच्छा था ये? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओके, ये जो आई नो थोड़ा बच्चों के लिए है, बट इट इज फन टू अंडरस्टैंड, यू नो, समझने में बहुत इजी जाता है। आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट फॉर एनी ऑफ देम, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। ये पीटर वेदरहॉल नाम का एक है बंदा, ये बनाता है, बहुत मस्त बनाता है। बहुत सारे सिस्टम के गाने तुम लोगों को मिलेंगे। आई शेयर द लिंक, डोंट वरी। ओके, यस, सो आई गेस सबको माइटोसिस मियोसिस अभी समझ में आ गया है। दिस ऑलमोस्ट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है, दैट विल फिनिश ऑफ इन टुमारोज लेक्चर, और कल के लेक्चर में हम राइट अप भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यस, चलो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम 11 o'clock 11 बजे। बाय बाय, हैव अ गुड, बाय सर। Thank you, sir.